चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। पॉलिटिकल साइंस में कल राज्यपाल का टॉपिक पढ़ रहे थे। चलो, कल हमने बातचीत की थी राज्यपाल की कितनी एज होनी चाहिए कम से कम, और भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर ना हो। क्या कोई एमएलए राज्यपाल बन सकता है? नहीं। अगर वो एमएलए है और राज्यपाल बना दिया तो एमएलए का पद त्यागना पड़ेगा। वैसे रिकमेंडेशन ये है कि सक्रिय राजनीति का आदमी ही ना हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और आप जितने आज आपके देश में राज्यपाल हैं सबको उठा के पढ़ोगे तो कोई बीजेपी का पहले वर्कर रहा, कोई कहीं बड़ी हस्ती रहा, कोई आरएसएस का आदमी। फिर भी इस चीज़ को हम मान के चलेंगे कि जो भी आदमी राज्यपाल बनेगा, जिसको कौन नियुक्त करेगा, ये किसकी सलाह से करेगा? हाँ, पीएम बोलना गलत है क्योंकि पीएम एक आदमी है। किसकी सलाह से? इसका मुखिया कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो सारे देश का जितना खेल है ये सब चलाने वाला पीएम है, लेकिन देखने में शक्लो सूरत किसके सामने आती है? राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति सबकी नियुक्ति करता है। कल हम लोगों ने विधायी शक्तियों पे आके शायद बातचीत क्लोज की थी। जैसे राष्ट्रपति के पास बहुत सारी विधायी शक्तियां हैं। विधायी का मतलब होता है कानून बनाने की शक्तियां। ऐसी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल। क्या राज्यपाल के साइन के बिना कोई कानून बन सकता है? नहीं। दो तरह के विधेयक होते हैं, एक धन और एक साधारण। राज्यपाल के पास भी हमेशा धन विधेयक की परमिशन पहले ली जाती है, पेश करने से पहले। तो जब ये पेश होगा, फिर बहस होगी, फिर पारित होगा, तो क्या राज्यपाल मना कर देगा? क्या नहीं, क्योंकि इससे धन विधेयक पेश करने से पहले परमिशन ले ली। ऐसा ही कुछ किसके साथ हुआ था? राष्ट्रपति के साथ। वहां भी तो यही हुआ था भाई, मनी बिल पहले पूछ लिया। अब ये सोए नहीं रहना, एक्टिवली सुन लो इन बातों को। आपका पेपर पता चल गया पोस्टपोन्ड हो गया है। ये जो हरियाणा वाला था सितंबर में गया लड़कियों का एग्जाम, और लड़कों का उम्मीद है अक्टूबर तक जाएगा। तो अपने पेपर की तैयारी अच्छी रखना अगर तुमने कोई फॉर्म भर रखा है। वैसे भी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे सेंट्रल लेवल का पेपर हो या स्टेट लेवल का। चलो वापस आते हैं। राज्यपाल की परमिशन से क्या पेश किया जाता है? धन विधेयक। तो क्या धन विधेयक पे राज्यपाल बाद में साइन करने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि पेश करने से पहले अब उसको हाँ करनी पड़ेगी। जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, अगर हम राज्य में जाएं तो विधानसभा का, जैसे मान लीजिए 2024 में उड़ीसा की विधानसभा नहीं बनेगी, नवीन पटनायक जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और नई विधानसभा बनेगी। जब ये नई विधानसभा बनेगी तो इसका सेशन होगा। सेशन होता है जब सब इकट्ठे बैठते हैं। जैसे मान लो हमारी क्लास ये एक सेशन है। इससे पहले आप लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेट आए, जल्दी आए, अब ये एक सेशन चल रहा है। ऐसे ही आपके जिनको आप चुन के भेजते हैं ना अपने राज्य के एमएलए, ये भी सेशंस में जाते हैं। हमारी जैसे क्लास होती है, इनके सेशंस होते हैं। ये सेशन 3 तरह के होते हैं जो आप सब लोग जानते भी होंगे। पहला सेशन होता है बजट, दूसरे का नाम होता है मानसून, और तीसरे का होता है शीतकालीन, विंटर सेशन। अभी कल के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज की खबर थी, मॉनसून सत्र एक दिन पहले समाप्त। ये हेडलाइन थी कल, अगर तुमने पढ़ा होगा अखबार। यानी अभी कौन सा सत्र चल रहा था? बजट सत्र में पूरे साल में कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, देश का और राज्य का, इसके लिए अलग अलग बजट सत्र में पेश किए जाते हैं। बजट सत्र में ज्यादातर कौन से विधेयक आते होंगे? क्योंकि जहां पैसे का जिक्र आएगा, कौन सा विधेयक बन गया? धन विधेयक। तो कॉमन सेंस तुम्हें बताती है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में, देश में, और राज्य में विधानसभा में पेश हो सकते हैं। क्योंकि ये धन विधेयक पहले परमिशन ली गई होगी किस किस की? देश में राष्ट्रपति की और यहाँ राज्यपाल। तो क्या ये मना कर देंगे? नहीं मना करेंगे। मॉनसून सत्र बिल्कुल अभी अभी कल खत्म हुआ है, और कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी यही थी। इस सत्र में अगर जरूरत पड़ती है तो नए विधेयक ले आते हैं, उनके ऊपर बहस कर लेते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो विधेयक को क्या बना देते हैं? कानून। जब भी कभी नया सेशन स्टार्ट होता है, साल की शुरुआत हमेशा बजट सत्र से की जाती है, तो ये कंडीशन है कि स्टार्टिंग के सत्र को हमेशा से एड्रेस करेगा आके राज्यपाल। अगर देश का सत्र है, मान लीजिए 2022 की बात करते हैं, 2022 का जो पहला सेशन होगा, कौन सा सत्र होगा? वो बजट। क्योंकि ये कब पेश किया जाएगा? फरवरी में। जनवरी में कोई सेशन नहीं होता, फरवरी में। तो उस जिस भी राज्य का होगा, उस राज्य का राज्यपाल जाएगा और जहां सत्र स्टार्ट होना है वो एक एड्रेस करेगा। जैसे मान लो तुम ही लोग हो, हम ही यहाँ बजट सत्र, तो मैं हूं यहाँ पे राज्यपाल और तुम सब हो एमएलए, तुम में से ही सरकार के सीएम है, तुम में से ही ऑपोजिशन। तो पहली जो बैठक होगी ना, उसमें मुझे आके एड्रेस करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं सत्र की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो कौन करता है? आपके राज्य का राज्यपाल। उसके बाद उसको रोज नहीं आना, रोज अपना सत्र तुम खुद देखो, लड़ो झगड़ो, कानून बनाओ ना बनाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये एक बेसिक ड्यूटी है, राज्यपाल का कर्तव्य है, जब भी सत्र की शुरुआत होगी साल के स्टार्टिंग में, तो वो जाएगा और एड्रेस करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी सरकार खत्म होगा कार्यकाल, कितने साल का कार्यकाल होता है? तो मान लीजिए हरियाणा या उड़ीसा, किसी को भी देख लो जिसका कार्यकाल, हरियाणा का कार्यकाल कब खत्म होने वाला है सरकार का? 2024 में ना। 3 साल की तो सरकार रह गई। अब जब 24 में नई सरकार आएगी, चाहे वो बीजेपी की हो, जेजेपी की हो, किसी की भी हो, या देश में, तो उस टाइम भी, अगर देश की बात करें, देश में भी 24 में नई सरकार आएगी, चाहे रिपीट हो चाहे नहीं बने, उस टाइम देश में लोकसभा में राष्ट्रपति जाएगा, और हरियाणा उड़ीसा जहां जहां विधानसभाएं नहीं बनेंगी वहां राज्यपाल जाएंगे। 5 साल के खत्म होने के बाद जब नई सरकार बनती है, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि जिस दिन सरकार पहले दिन अपना सेशन स्टार्ट करे, उस दिन राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यपाल विधानसभा में जाए और सबको एड्रेस करे। यानी हर साल स्टार्टिंग में एड्रेस करना होता है और 5 साल की स्टार्टिंग में भी एड्रेस करना होता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ये आपस में बैठें, बातचीत करें, लड़ें झगड़े, कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल को 2 जिम्मेदारी निभा दे, एक हर साल के पहले सेशन की और एक 5 साल के पहले सेशन की। अगर मान लीजिए ज्यादा लड़ पड़े, जैसे विधानसभा विधान परिषद किसी बात पर लड़ पड़े, तो यहाँ क्या नहीं बुलाया जाता? संयुक्त। क्योंकि आप सब जानते हैं संयुक्त बैठक बुलाने की जिम्मेदारी देश के स्तर पर राष्ट्रपति की थी। राज्यपाल को ये जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि इनकी मर्जी से ये बनाए गए थे। क्या ये इनको खत्म भी करवा सकते हैं? एक लेटर ही तो लिखना है, लिख दो 2/3 की भैया हमें ये दुखी कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। वो लेटर कहाँ जाएगा?
दिल्ली, और लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति कहेंगे हटा दो, हमें क्या है। 3 एग्जाम्पल हम रोज बात करते हैं, ये बंगाल और पंजाब और तमिलनाडु, हम रोज ये बात करते ही हैं। इन तीनों ने पहले बनवाई फिर हटवा दी, कहीं कहीं अपने आप हट गई। जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल है, वो वैसे भी कंडीशन पूरी भी नहीं करती थी, कितने आदमी बना के बैठी, 36, कंडीशन कितने किया, 40, फिर कहते थे हम तो विशेष हैं, हमारी मर्जी, हम नहीं मानते भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातों को। तो ये सब चीजें आपके राज्यपाल के हाथ में है। लेकिन राज्यपाल एक जगह जाके फ्री है, जहां आपका राष्ट्रपति बंध जाता है, फंस जाता है, ये फ्री है। इसको आर्टिकल 200 ने परमिशन दी कि अगर तुम्हारे पास कोई विधेयक, कोई बिल आता है और तुम्हें लगता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं इस पर साइन ना करूं, तो तुम सीधे कह दो कि मैं इसको आरक्षित कर रहा हूं, मैं इसको रिजर्व कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर किससे डिस्कशन करूंगा, राष्ट्रपति। फिर तुम्हारे एमएलए की औकात इतनी नहीं होगी सारों की कि वो तुम्हें प्रेशराइज करें कि नहीं साइन कर, नहीं साइन कर, जबकि राष्ट्रपति प्रेशर में आके साइन करेगा। ये पढ़ा हुआ है ना हमने। राष्ट्रपति कितनी बार में बाध्य है, पहली बार वापस भेजता है, दूसरी बार में क्या हो जाता है, बाध्य। दूसरी बार में राष्ट्रपति रोक नहीं सकता, और अगर राष्ट्रपति मिसयूज करेगा तो कह देंगे संविधान का उल्लंघन कर रहा है, हटाओ इसको, और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा देंगे। तो आपका राष्ट्रपति जहां जाके फंस जाता है वहां आपका राज्यपाल बच जाता है, किसका सहारा लेके, राष्ट्रपति के नाम का, कि मैंने आरक्षित कर लिया, मैं डिस्कस करूंगा। एक और अच्छी बात, इस आरक्षित की कोई टाइम या समय अवधि नहीं रखी, ये 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 4 साल, 5 साल रखेगा। यानी एक तरीके से साइन ना करने से बचने का रास्ता दिखा रखा है। किसको दिखा रखा है रास्ता, राज्यपाल को। क्या राष्ट्रपति को कोई ऐसा रास्ता दिखाया गया है? राष्ट्रपति अगर पावर का मिसयूज करने की कोशिश करेगा तो सीधे महाभियोग लगा के लोकसभा राज्यसभा हटवा देंगी, और ये बेइज्जती होगी आपके पूरे देश की पूरी व्यवस्था की। हम लकी माने कि आज तक इंडिया में एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा। लेकिन राज्यपाल को हटाना हो तो फिर ये मर्जी चलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, क्योंकि बनवाते टाइम भी कौन आगे आई थी। अगर पीएम की नजरों में खटक गया ना कोई राज्यपाल, फिर वो नहीं टिका रहेगा, वो हटेगा, चाहे वो अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है। राज्यपाल के सिर पे देखने में लगता है आपको राष्ट्रपति भेजता है, लेकिन इसके सिर पे हाथ है पीएम का। पीएम से जिस दिन खटपट होगी किसी राज्यपाल की, बस अगले दिन वो हटा मिलेगा। कहते क्या है, इसका कोई कार्यकाल ऐसा नहीं है, कोशिश रखते हैं 5 साल रखें, पर लिखते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी उसकी इच्छा तक। मैंने इस 5 साल के 2 एग्जाम्पल तुम्हें दिए थे एक्सेप्शंस में। पद्मजा नायडू 11 साल निकाल गई, और AR किदवई बताया था 17 साल काट गए। ऐसे ढेर एग्जाम्पल हैं। यानी ये 5 साल की कंडीशन कंपलसरी नहीं है, असली कंडीशन है राष्ट्रपति की इच्छा तक ये बैठा रह सकता है। और राष्ट्रपति ही असली आदमी है जो मर्जी से राज्यपालों को हटवा भी सकता है और दोबारा भी बना सकता है, लंबे टाइम तक भी खींच सकता है। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? राज्य की जितनी बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन सबकी नियुक्ति कौन करेगा? जब भी राज्य की नियुक्ति होंगी तो कौन करेगा? राज्यपाल। क्या राज्यपाल चीफ जस्टिस अपने हाईकोर्ट के की नियुक्ति कर सकता है? कौन करेगा? फिर वो इसके पास आके शपथ लेगा। इसने भी ऐसा ही किया था, इसको लेटर मिला दिल्ली से, शपथ किसके सामने ली? हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस के सामने। राज्यपाल की थोड़ी सी इज्जत रखी जाती है जब इसकी जस्टिस की बात आती है। राज्यपाल जिस भी राज्य में है वो कोई ना कोई हाई कोर्ट भी होगा, किसी ना किसी अधिकार क्षेत्र में तो पड़ेगा। इस हाई कोर्ट में एक तो होता है चीफ जस्टिस, बाकी होते हैं अदर जजेस। ये अलग अलग हैं हर राज्य में, कहीं 25, कहीं 30, कहीं 35, कहीं 80, डिपेंड करता है आपकी आबादी कितनी है। आबादी ज्यादा, लड़ाई झगड़े ज्यादा, ज्यादा लड़ाई झगड़े ज्यादा जजेस की जरूरत है। सबसे ज्यादा आपके यहाँ जजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी को संभाल रहा है, और आप सब जानते हैं यूपी में मारकाट, लड़ाई झगड़े थोड़े से ज्यादा भी होते हैं, तो इसलिए वहां केसेस ज्यादा हैं। तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर संख्या की बात करें तो कौन सा हाई कोर्ट है? अब आप देखो गोवा में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़े मुट्ठी भर लोग रहते हैं। सिक्किम में क्या लड़ाई झगड़े, तो जजेस की संख्या ज्यादा रखनी पड़ेगी या कम? सबसे ज्यादा कहां रखनी पड़ेगी? हाँ, एक और खास बात, इनकी राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। इनका हाई कोर्ट लखनऊ में नहीं है, बल्कि एक शहर इलाहाबाद में है। चलो वापस आते हैं। तो हाई कोर्ट के जजेस की जब नियुक्ति की जाती है ना, नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के हाथ में होती है, देश की बड़ी नियुक्तियां। लेकिन हाई कोर्ट की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये बच्चे गलत कर देते हैं, वो कहेंगे राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्ति नहीं कर सकता। हाँ, राष्ट्रपति जिस हाई कोर्ट, एक एग्जाम्पल है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भेजना है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अगर उसको कोई जस्टिस भेजना है तो वो चंडीगढ़ का प्रशासक जो होगा, चंडीगढ़ का प्रशासक है, पंजाब का जो भी हेड है, उससे कंसल्ट करेगा कि सर आपके हाई कोर्ट में हम इस आदमी को भेज रहे हैं, इसका यही एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है इसको भेजें ना भेजें। यानी इतनी इज्जत रखी जाती है कि इसको कंसल्ट कर लिया जाता है हाई कोर्ट के जज को बनाने से पहले। बनाता कौन है उसको? राष्ट्रपति। लेकिन किसके साथ बातचीत कर लेता है? राज्यपाल। तो ये माना जाता है कि राज्यपाल का भी एक वर्चस्व है, एक इज्जत है जब जजेस की बात आती है। हाँ, जितने हाई कोर्ट के नीचे के कोर्ट है ना, जिनको आप कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिनको आप कहते हैं अधीनस्थ, इन सब की नियुक्ति खुद ये करता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, भाई दीवानी फौजदारी मामले देखते हैं, छोटे मोटे कोर्ट नहीं होते, इन सब की नियुक्ति, यहाँ जितने जज बैठते हैं या जितने मजिस्ट्रेट बैठते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के जज को कौन भेजेगा? आपका राष्ट्रपति। उसको शपथ दिला देगा। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, बुक उठाओ, जो जो मुश्किल लगेगा वो मैं बताती चलूंगी। चलो, राज्य प्रशासन हम पढ़ रहे थे, और राज्यपाल का पेज नंबर 190 कितने पे पहुंचे थे? अच्छा, 186 पे थे अभी। 85 कंप्लीट हुआ, 86 में शायद ये कल लास्ट ये किया था 1/6 वाला, है ना? राज्यपाल का 16। पेज नंबर 186 पे विधायी शक्तियों पे आ जाओ। विधायी मतलब क्या होता है? विधान, कानून बनाना। कानून किसके साइन के बाद कानून बन सकता है? देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। देश किस सूची पे कानून बना सकता है? केंद्र सूची पर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट। ये राज्यपाल के साइन से कानून बनता है। कौन सी लिस्ट पर? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर किसके साइन चलेंगे? राज्यपाल। और देश की लिस्ट पर किसके चलेंगे? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति किसी पे साइन करने से मना कर सकता है? नहीं। पहली बार मना करेगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, दूसरी बार में ये बाध्य है। ये क्या कर सकता है सेफ रहने के लिए? ये कह देगा मैं आरक्षित कर रहा हूँ, किससे डिस्कस करूंगा? वैसे कोशिश की जाती है कि ये भी साइन कर दे, क्योंकि ऐसे आरक्षित का बहाना लेके सब करेंगे तो फिर तो देश में कानून बनेंगे ही नहीं। इसलिए कहीं कहीं कंडीशन है, बस ये हमेशा यूज नहीं करना। देखो इसमें विधायी शक्तियों में पहला पॉइंट,
राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। गवर्नर इंटीग्रल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का। तुम सब जानते हो स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल, एक बार बोर्ड पे देखो इसके कितने पार्ट्स हैं। इसके 2 पार्ट भी हो सकते हैं और 3 भी। 3 कैसे होंगे? विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, या जिसको आप क्या कहते हैं, राज्यपाल। ऐसा स्ट्रक्चर कितने स्टेट्स में है? 6। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ज्यादातर का स्ट्रक्चर ये है, विधानसभा और गवर्नर। चलो आगे पॉइंट टिक करना। तो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये तो है ही है पार्ट। कौन सा पार्ट हट भी सकता है इस विधानमंडल में से? विधान परिषद, क्योंकि वो सिर्फ 6 जगह, हर जगह नहीं है। पढ़ो आगे। उसे विधानमंडल का अधिवेशन सत्र बुलाने, इसको अंडरलाइन कर लो। अधिवेशन, अधिवेशन क्या होता है? सेशन। साल में कम से कम कितने सेशन हो? साल में कम से कम 2। कितने महीने से ज्यादा का अंतर? 6 महीने। हम रखते ही नहीं 6 महीने का, हम कितने रखते हैं? 3। पहला कौन सा स्टार्ट होता है? फरवरी से बजट, फिर ये खत्म होता है मई तक, फिर स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त, फिर नवंबर दिसंबर। तो आप 6 महीने पकड़ते ही नहीं। नेक्स्ट करना। अधिवेशन सत्र बुलाने, सत्रावसान करने यानी सेशन को खत्म करना। जैसे मॉनसून सत्र खत्म कर दिया और स्थगित कर सकता है ये, उसको विधानसभा को तोड़ भी सकता है, विघटित डिसॉल्व कर सकता है। ये सब पावर्स किसकी हैं? राज्यपाल। क्या राज्यपाल विधान परिषद को डिसॉल्व कर देगा? विधान परिषद को तोड़ सकता है राज्यपाल? नहीं। उसका लेटर कहाँ जाएगा? दिल्ली, और दिल्ली से फिर लोकसभा, राज्यसभा, वही बनाने वाली वही तोड़ने वाली। यहाँ लिख लो, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता या विघटित नहीं कर सकता। परिषद की पावर नहीं है इसके पास, सभा की पावर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के, अंडरलाइन कर लो, किसी सदन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन किसकी पावर है बुलाना? राज्यपाल। लेकिन अगर कभी ये लड़ पड़े कि हम तो कानून बनने नहीं देंगे, तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा? नहीं। कहाँ बुलाया जाता है? सिर्फ देश में, लोकसभा राज्यसभा का। फिर ये कितने महीने वेट करें? परिषद का कितने महीने वेट करें? पहले 3 महीने, फिर क्या करें? फाइल दोबारा कितने महीने और? अगर नहीं पास किया, पड़े रहो। फाइल कहाँ जाएगी? राज्यपाल साइन करेगा, पहली बार में नहीं किया दोबारा पास माना जाएगा। ये संयुक्त बैठक कभी अच्छे टाइम की बात कर रहे हैं, लड़ाई के टाइम पे नहीं बुलाते लोग। तो ये टिक कर लो, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक, ये काम का पॉइंट है, तब तक कानून का रूप धारण नहीं करता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति ना दे। तो किसकी मर्जी से कानून बनते हैं? 2 लोगों के साइन से। देश है तो राष्ट्रपति और राज्य है तो राज्यपाल। अब आपके कृषि कानून किसकी मर्जी से बने हैं? देश के राष्ट्रपति के साइन हो गए, बस उसको एग्जीक्यूशन में लाने की देर है, वरना सब काम उन्होंने कर दिया। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट, वित्त विधेयक। ये काम का पॉइंट है, वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो किसकी प्रायर परमिशन ली जाती है पेश करने से पहले? राज्यपाल। क्या राज्यपाल बाद में जाके मना करेगा मैं साइन नहीं करता? क्या कहेंगे? ये आपसे पूछ के पेश किया था, आप मना नहीं कर सकते। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल, ये काम का, इसको टिक कर लो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। क्या कह देगा कि मैं किससे डिस्कस करूंगा? राष्ट्रपति। लेकिन क्या हर कानून को मना कर देगा ये? नहीं, फिर तो गवर्नर को हटा ही देगा राष्ट्रपति का, तुम करते ही क्या हो अगर हर चीज मेरे साथ डिस्कस करनी है। पर एक पॉइंट पर ये फ्री है कि अगर फंस गया तो किसके लिए आरक्षित कर लेगा? राष्ट्रपति के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या राष्ट्रपति ऐसा करके बच सकता है क्या? नहीं, उसको साइन करने में वो फंसेगा। नेक्स्ट देखना, यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा, अधिवेशन मतलब सत्र, जैसे क्या आज सत्र चल रहा है, कल खत्म हो गया तो आज खाली है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा सुन लो। अब मान लो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, आजकल टीवी पे छाया हुआ है, हरियाणा के पेपर लीक का बहुत जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। अगर आपके राज्यपाल को लगे, जो कि लगना मुश्किल है, फिर भी अगर आपके राज्यपाल को लगे कि मुझे जल्दी इससे कोई कानून बना देना चाहिए, नहीं तो बच्चे सड़कों पे आके और बड़े लेवल पे जो है भाई चारों तरफ बेइज्जती तो होती है ना सरकार की, ये रिपोर्ट्स जाती हैं, दुनिया देखती है, ट्विटर दुनिया भी तो देखती होगी ना, तो ये बेइज्जती है। इन केस राज्यपाल को लगे, और असलियत बताऊं तो ये सीएम को लगे, मंत्री परिषद को लगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कि इस टाइम पे क्या नहीं चल रहा, हम जल्दी से कानून बना देते हैं कि अगर कोई पकड़ा गया इस तरह की गड़बड़ करता तो उसको पूरे जीवन उसके खानदान में भी कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है ना, इन केस कह दें कि चलो ऐसा कानून बना दें, तो ये कानून अभी बन नहीं सकता क्योंकि क्या नहीं चल रहा। लेकिन आपका पेपर तो आ गया अगले महीने, तो लोग कहेंगे नहीं अभी बनाओ कानून, अभी बनाओ। तो उस कंडीशन में राज्यपाल कहेगा ठीक है कानून मैं बनाता हूं, लेकिन वो कानून नहीं होगा, वो ऑर्डिनेंस होगा। ये ऑर्डिनेंस थोड़ा सा अलग होता है कानून से। कानून तो होता है प्रॉपर तरीके से बिल लाया गया, पेश किया गया, बहस हुई, डिबेट हुई, फिर उसको पारित किया, फिर दूसरे सदन में फिर साइन हुए। अगर जल्दी से कुछ एकदम से कानून बनाना है तो वो ऑर्डिनेंस है, इसको हिंदी में कहते हैं अध्यादेश, और ये सीधे किसके ऑफिस से निकल जाएगा? राज्यपाल। और आपको पता चले कि अध्यादेश लागू हो गया और अगर अब कोई मिला इस पेपर में इस तरह का, तो उसकी अगली 3-4 जनरेशन तक कोई सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भरेगा। कोई ऐसी सजा नहीं दे रहा कि उसको मार रहे हैं, उसका कत्ल कर रहे हैं, आगे से जो पकड़ा गया उसकी पूरी फैमिली में कोई फॉर्म ही नहीं भर सकता, उसका ना बेटा ना बेटी ना उसके घर में उसके भाई बंधु। तो जैसे इस तरह की सजा से क्या होगा, लोग थोड़ा सा पीछे हटेंगे। लेकिन अगर सजा नहीं है तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह की सजा 2 महीने जेल से आधी दुनिया सोचती है क्या बिगड़ना है, लग गए तो फिर मान लो एक तरफ पॉजिटिव सोचते हैं। तो इस तरह की कोई बड़ी चीज अगर हो जाए, ये सत्र नहीं है तो कानून ना बन पाए, इस कंडीशन में राज्यपाल कहेगा मैं ऑर्डिनेंस निकाल रहा हूं, ये ऑर्डर ही मान लो एक तरह का। और ये जब तक आपका 6 महीने नहीं होंगे, आपका अगला सेशन नहीं बैठेगा, दिसंबर में आपकी सत्र बैठेगा शीतकालीन, तब तक ये ऑर्डर चलेगा। और जब आपकी विधानसभा बैठेगी तो विधानसभा इसको डिस्कस कर लेगी। अगर उन्हें लगता है ठीक है डिस्कशन 42 डेज के अंदर वो इसको अगर पारित कर देते हैं तो ये एज इट इज चलता 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 क्या बन जाएगा? कानून। लेकिन अगर ये 42 दिन में पास ना करें तो ये स्वतः समाप्त, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ऑर्डिनेंस निकालने में ना बहुत 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 ज्यादा हाथ तो इस आदमी, इस संगठन का है। कौन है ये? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी आपका सीएम चाहे तो बिना सेशन के कानून बनवा दे, बस उस कानून का नाम क्या रखेंगे? ऑर्डिनेंस से बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं तुम्हारे देश में। 1975 में आपके देश में इमरजेंसी लग गई थी, कौन पीएम थी?
उस इमरजेंसी में, जून में इमरजेंसी लगी, 2 अक्टूबर गांधी का बर्थडे 1975, इमरजेंसी का साल। आपके देश में ये जो बनते हैं ना ग्रामीण बैंक, जिनको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको, छोटे जैसे हरियाणा ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय बोल देते हैं, सबके नाम आ जाते हैं भाई, गुजरात में भी होगा, राजस्थान में भी। इनका नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब इसके आगे हरियाणा ग्रामीण बैंक लिखो या फिर गुजरात ग्रामीण बैंक लिखो। ये छोटे लेवल के बैंक हैं, ये किसी कानून से नहीं बने। ये 2 अक्टूबर को गांधी के बर्थडे पे, इंदिरा गांधी देश की पीएम थी और उस टाइम राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। सेशन नहीं हुआ था, सीधे उनके हाथ से लिखवा दिया कि एक ऑर्डिनेंस के चलते अब के बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक RRB काम करेंगे। और 1975 से आज तुम 2021 में बैठे हो, कभी जाते हुए देखा करो कहीं कहीं पे बोर्ड लिखा होता है गुड़गांव ग्रामीण बैंक, वहाना ग्रामीण बैंक या महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। ये ग्रामीण बैंक 2021 तक चल रहे हैं। इसका मतलब ये अध्यादेश क्या बन चुका है अब हमारे लिए, कानून। तो कोई भी कानून अगर सरकार चाहे, वो सत्र में नहीं है तो भी कानून बनवा सकती है, बस नाम बदल दिया। किस नाम से आ जाएगा वो, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। बाद में फिर इसको पारित करा के वही सेम प्रोसेस, बस एरो उल्टे याद रखना, इसको बोर्ड पे समझना। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों बिल को पास करके किसके पास भेजती थी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के जैसे इस पे हस्ताक्षर होते ये क्या बन जाता था, कानून। अगले दिन गजट में, अखबार में छप के आता था, भारत में नए फला कानून लागू, और हम सबको अच्छा इस तरह के कानून बन गए। पहला पॉइंट। दूसरा तरीका, राष्ट्रपति कोई कानून बना दे और फिर बाद में ये किसके पास जाए, लोकसभा प्लस राज्यसभा। एरो उल्टा हो गया, पहले राष्ट्रपति की तरफ जा रहा था, अब राष्ट्रपति से चला आ रहा है इनकी तरफ। ये पावर आपके देश में सिर्फ 2 लोगों को दी गई है, या तो देश का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल। दोनों के आर्टिकल्स भी एक जैसे हैं। उस राष्ट्रपति का आर्टिकल था 1, 2, 3 और इसका आर्टिकल है राज्यपाल का 2, 1, 3। दोनों ऑर्डिनेंस हैं, पेपर में आते हैं बहुत ज्यादा बार। ऑर्डिनेंस तब तक कानून है जब तक कि बैठक नहीं बैठ जाती। बैठक बैठने के कितने दिन के अंदर, अगर वो हफ्ते कहें तो कितने हफ्ते हो गए, ये 6 हफ्ते। 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करा लो, लोकसभा प्लस राज्यसभा या विधानसभा प्लस विधान परिषद से, तो वो कानून है, वरना वो रद्द हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? 123, 213 दोनों काम के हैं। देखो अगले पेज पर, इसी पॉइंट पर लास्ट पॉइंट है ये। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो अनुच्छेद 213 वेरी 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 इंपॉर्टेंट के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 213। और राष्ट्रपति हो तो यहीं लिख लो, लिखो 1, 2, 3 यानी 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। 123 अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। एक जैसे हैं दोनों, वो 1, 2, 3, ये 2, 1, 3। कितने हफ्ते तक लागू रहेगा ये? हाँ, जब तक सेशन नहीं बैठेगा, चाहे 4 महीने ना बैठे चलेगा, लेकिन जिस दिन सेशन बैठा उसके बाद कितने हफ्ते गिनने हैं? 6 हफ्ते। अगला पॉइंट पढ़ो अगले पेज पर। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। तो हमारे लिए अध्यादेश अध्यादेश है या कानून है? हमारे लिए कानून, तुम्हारे मेरे लिए कानून है, यानी ये अधिनियम है, कानून है, एक्ट है। ये अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ, इसको अंडरलाइन कर लो, बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पहले ही इसको अस्वीकृत कर दे तो उसी समय समाप्त। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल भी कानून बना सकते हैं, बस नाम क्या बना दिया उनका, अध्यादेश। ये सच में क्या राष्ट्रपति की मर्जी है, राज्यपाल की? सीएम कहती है, ये सीएम कहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही बनता है कानून। अगला पॉइंट तुम्हारे काम का अब नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, इसको डबल टिक करके कि भाई अब ये नहीं पढ़ना, आंग्ल भारतीय मैंने तुम्हें क्लियर किया हुआ है ना, क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं एंग्लो इंडियन? जिसके पिताजी अंग्रेज रहे हों या जिसके दादा वो किसी इंडियन महिला से शादी करें और फिर वो यहीं रहे, उनकी पीढ़ियां यहीं आगे बढ़े, तो उनको हम कहते हैं ये एंग्लो इंडियन। इंडियन हैं लेकिन इनके पिताजी बाहर के हैं, ये या तो उसके पिता होने चाहिए विदेशी या दादा। ऐसा चल रहा था 1950 से 2020 तक, लेकिन 2020 में 70 साल हो गए ना आज़ादी के, तो फिर सरकार को लगा कि अब वो लोग सब मर गए जिनके या तो पिताजी अंग्रेज थे या जिनके दादा। भाई 70 साल का एक आदमी कितने साल, अगर वो आज़ादी के टाइम 20 साल का आदमी था तो 90 सालों कितना जिएगा? फिर ये कहा कि अब इस तरह के कहाँ लोग हैं जिनके बाप दादा अंग्रेज थे, जिनके परदादा या उसकी पुरानी पीढ़ी थी, हमें उनसे मतलब नहीं है। किसी के बाप और दादा अंग्रेज हो तो वो बताओ, तो किसी के निकले ही नहीं। फिर ये कहा इस ग्रुप को ही खत्म कर दो ना, जब कोई है ही नहीं, क्यों उनके नाम पे कितने लोग कब तक खाएंगे? तो अब इस ग्रुप को आपकी सरकार ने संविधान में लिख दिया, 104वां संविधान संशोधन, कि आज के बाद हम एंग्लो इंडियन को, जो फ्री में 2 आदमी बनाते थे ना, बिना इलेक्शन के, बिना जीते बिना हारे, 2 आदमियों को मनोनीत कर देते थे, नॉमिनेट कर देते थे कि आप जाओ, कहां जाके बैठ जाओ आराम से, लोकसभा। आपको वहां सैलरी भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी, आपको सारे हक मिलेंगे, आपकी पूरी इज्जत रखी जाएगी, क्योंकि आप किस परिवार के हैं? आप कोई बच्चा ही नहीं, और बच्चे हैं तो उनके बाप दादा बिल्कुल नहीं थे, परदादा या उनके दादा थे, तो इसलिए अब ये ग्रुप आपके लिए वेस्ट है। ऐसा ही आपने राज्य में भी किया। आर्टिकल 330, 331, 332 और 333, ये मैंने शायद पहले भी कराया हुआ है। ये 30 और 32 तुम्हारे देश के SC और ST के आरक्षण से जुड़े हैं, और ये SC ST का आरक्षण कहाँ? लोकसभा विधानसभा में। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है, पूरे देश की टोटल आबादी जिसको आप कहते हैं 131 करोड़ से ज्यादा है, इसका 16% आपके देश में शेड्यूल कास्ट है, टोटल आबादी का 16%, 16 पॉइंट समथिंग है, और टोटल आबादी का 8% क्या है? ST। इतनी ही इनको रिजर्वेशन दी गई है। 100 में से 16 सीट SC की हैं और 8 सीट ST की हैं। फिर कहा कि भाई इनको रिजर्वेशन कम से कम लोकसभा राज्यसभा में भी दो, लोकसभा मेन, तो लोकसभा में भी इनका रिजर्वेशन 84 सीट SC की और 47 सीट ST की दी गई है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? हर जगह आरक्षण है, पंचायत में भी आरक्षण है, उसके ऊपर जिला है या ब्लॉक है या फिर स्टेट है, हर जगह। पंचायत से नीचे तो कुछ नहीं होता ना आपका, पंचायत सबसे निचला स्तर है पावर का। इसके ऊपर बात करें तो ब्लॉक में भी रिजर्वेशन है, जिला स्तर पर भी रिजर्वेशन है, राज्य में भी है और देश में भी है। किस किस के रिजर्वेशन है ये? SC ST का। महिलाओं के आरक्षण की
की अगर बात करें तो देश की लोकसभा में कोई आरक्षण नहीं है औरतों का। पता है तुम्हें ये बात? औरतों का 0% आरक्षण है, महिलाओं का। औरतों को पंचायत में आरक्षण दिया गया। कितना? यानी लोकसभा राज्यसभा में कंफर्म नहीं है कितनी औरतें आएंगी। जो जीत जाएंगी आ जाएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। इसलिए आप देखो लोकसभा में कम औरतें आती हैं हर बार, क्योंकि लोकसभा की सीटें आरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, ना ही स्टेट की एमएलएस की। एमएलए में कहीं 2 बनती हैं, कहीं 20 बनती हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पंचायत में आप देखो हर साल कितनी औरतें बन जाती हैं, कारण उनको क्या मिला हुआ है वहाँ? आरक्षण। तो आरक्षण आपके रिजर्वेशन की अगर बात करें, पंचायत में SC ST औरतों को भी आरक्षण है। देश के स्तर तक SC ST का है, महिलाओं का आरक्षण देश के स्तर पर नहीं है, ना राज्य के स्तर पर, ना देश के स्तर पर। उनका आरक्षण बस कहाँ तक रखा है? जो स्थानीय स्वशासन है इस तक। क्लियर हो गया ये पॉइंट? SC ST का आरक्षण नीचे से रीढ़ की हड्डी से लेके देश की बड़ी सीट तक, लोकसभा तक आरक्षण है। ये जो 2 आर्टिकल देख रहे हो ये अब यूजलेस हैं। कौन से ग्रुप के थे ये? एंग्लो इंडियन। पहले देश में 2 सीटों की गारंटी देता था और राज्य में 1 सीट की, अब दोनों खत्म कर दी। चलो पेज 187 की सेकंड हेडिंग पे आ जाओ। वित्तीय शक्तियां। वित्तीय मतलब कौन सी? पैसे वाली। तुम्हें 2 तरह के फंड्स याद हैं जो किसी भी घर में देश में होते हैं? एक होता है संचित और एक होता है आकस्मिक। आकस्मिक जनरली माएँ रखती है हमारे घरों में, देश में भी रहता है। कंसोलिडेटेड फंड कौन सा होता है? हर महीने के खर्चे। अब तुम अपने घर से आते हो, तुम्हें रोज का कुछ ना कुछ किराया भी चाहिए, भाई बाइक है तो तेल चाहिए, स्कूटी है तो तेल के पैसे, हर रोज का खर्चा होता है। बच्चा जब घर से निकलता है ना तो रोज पैसे खर्च करता है वो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, पैसे के बिना कैसे ट्रेवल करेगा? भाई टेम्पो में भी आएगा, बस में भी आएगा तो पैसा लगेगा। ये सबको पता है कि अगर वो तुम्हें बाहर भेज रहे हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि महीने के 1000+ रुपए तो तुम्हारे ऊपर लगाने ही लगाने हैं। अब मुझे नहीं पता 2000 लगते हैं 4000, मैं तो एक मिनिमम का आंकड़ा लेके चल रही हूँ कि जिसमें तुम बिल्कुल भी खर्च नहीं करते होगे, तब भी 1000 रुपए लग जाते हैं। कोई थोड़ा सा खर्चीला बच्चा हो तो उसको 2000 कम से कम चाहिए, और कोई ठीक ठाक सा बढ़िया मजे करने वाला टाइप का बच्चा हो तो उसको 4000 चाहिए। अपने घर की स्थिति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, आपके पिताजी कितना दे सकते हैं। अब मान लीजिए 1000 भी किसी को मौत है, 1000 भी नहीं दे सकते, तो ये हर किसी की हालत अलग होती है। ये खर्चे तुम्हारे घर वालों को पहले से पता है, उन्होंने इसको सोच रखा है कि हमें खर्च करने हैं। कौन सी निधि है ये? जहाँ से वो हर महीने तुम्हें या तो तुम्हारी माताजी या तुम्हारे पिताजी पैसा देते हैं। लेकिन कभी सोचो कोई बच्चा बाहर गया और गलती से एक्सीडेंट हो गया, भाई हाथ टूट गया, कोहनी टूट गई, तो बिना बात 40,000 50,000 20,000 जो लगेंगे ना, वो कोई संचित में सोच के नहीं बैठा। वो पैसा कहाँ से निकाला जाता है? आकस्मिक से। वही पॉइंट है। देखो ये वित्तीय शक्तियां। पहला पॉइंट देखो, राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना, इसको अंडरलाइन कर लो, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी मनी बिल किससे पूछ के पेश करते हैं? इसलिए राज्यपाल को क्या कहते हैं कि पहली बार में ही साइन कर देना, आपसे पूछ के पेश किया था, मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, व्यवस्थापिका के समक्ष यानी लेजिस्लेचर, जहां कानून बनते हैं, प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है। लिख लो इसको, करता नहीं है। राज्यपाल बजट पेश नहीं करता, कराता है, चाहे सीएम करे चाहे कोई वित्त मंत्री करे। तो बजट पैसे का है तो ये पेश कराता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। सब्सिडी, जिस सिलेंडर पे सब्सिडी दे दीजिए, पहले किससे पूछना पड़ेगा? राज्यपाल से। नेक्स्ट भी टिक करना, राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है, तो संचित निधि के खर्चे उसको पता है हर महीने इतने रुपए जाएंगे। किसके अधिकार में है ये? राज्यपाल। अगला पॉइंट पढ़ लो बस, पंचायतों और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 साल बाद समीक्षा के लिए, अंडरलाइन करना, वित्त आयोग का गठन। ये राज्य वित्त आयोग है। राज्य में भी तो 2 चीजें होती हैं, राज्य पंचायत आयोग भी होता है और वित्त आयोग भी। इनका गठन कौन करेगा? राज्यपाल। देश वाले का कौन करेगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट करना, कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश पर ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, जब धन की बात आए तो राज्यपाल पावरफुल। इससे पूछे बिना किसी तरह के अनुदान या सब्सिडी, पैसे छोड़ने की बात मत करना। इससे पूछे बिना बजट पेश नहीं होगा, ये बजट पेश ये करवाएगा। तो पैसे की दिखावटी पावर किसको दे रखी है? सारी राज्यपाल को। अगले पे आ जाओ, न्यायिक शक्तियां। क्या बताया मैंने? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करेगा या शपथ? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज में ये नियुक्ति नहीं करेगा, लेकिन जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, कौन से कोर्ट कहलाते हैं वो? अधीनस्थ। इन सबके बड़े अधिकारियों की नियुक्ति खुद कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के हाथ में। क्या ये मृत्युदंड को माफ कर सकता है? बाकी सारी चीजें, सजा कम कर सकता है, उसको डिले कर सकता है। पढ़ो पहला पॉइंट, न्यायिक शक्तियों में संविधान में अपेक्षित है कि, अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से परामर्श ले, राज्यपाल से डिस्कशन करना चाहिए। जी आपके हाईकोर्ट में इस आदमी को भेज दें, इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, फला हाईकोर्ट में काम करके आया, जाना माना आदमी है। किससे पूछताछ करते हैं? पहले राज्यपाल। राज्यपाल की सहमति के बाद भेजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, ये छोटे न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पूछेंगे राज्य में कौन से कोर्ट की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, बाकी सबकी करता है? हाई कोर्ट। उसकी नियुक्ति कहां से है? दिल्ली से, राष्ट्रपति के थ्रू। अगले पॉइंट में तीसरी लाइन टिक करना, बीच में, दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। स्थगित कैसे करना पड़ता है? एक एग्जाम्पल है, कोई महिला जिसने क्राइम कर दिया, मान लो जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसके गर्भ में एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 महीने की है, और उसको कह दिया कि भाई इसको सश्रम, इसको 10 साल की सजा, इसने कोई क्राइम किया था पहले। अब उस 4 महीने के बच्चे की तो गलती नहीं है ना, तो उसको कह देंगे कि सश्रम का ना बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत ज्यादा मशक्कत मेहनत। ये जेल में खाली नहीं बैठाते, इनको काम करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जेल में बैठे बैठे खाते रहो, इनसे काम लिया जाता है, और सश्रम तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है। तो इस महिला को कहेंगे भाई इसकी गलती का नुकसान इसका बच्चा क्यों भुगते? इस महिला की सजा को 5 महीने डिले कर सकता है। ये लिख के एप्लीकेशन दे देगी कि ऐसे ऐसे भाई मेरे ऊपर केस था, मेरे ऊपर ये सजा आ गई, और अब जो है मेरा बच्चा जो है वो सिर्फ 4 महीने का है, तो पैदा होने में 5 महीने है। तो राज्यपाल इसको स्थगित कर देगा। स्थगित मतलब कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ा देगा। तो कह देगा कि भाई इसको 5 महीने बाद तो बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेते ही बच्चे को नहीं छोड़ सकती, वो कह देगी 2 साल की मुझे इसकी केयर करनी
पड़ेगी, उसका वकील कहेगा, तो इस औरत की सजा 2.5 साल तक स्थगित की जा सकती है। और ऐसा बहुत नॉर्मल है, बहुत केसेस में ऐसा होता है। अगर किसी के साथ इस तरह की कंडीशन हो तो राष्ट्रपति को खत नहीं लिखना, किसको लिख देना है? राज्यपाल। राज्यपाल सजा को माफ भी कर सकता है, इसका रूप बदल सकता है। मान लीजिए कहा जाए इस औरत ने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ की, इसको 20 साल की सजा है, तो इसका बच्चा है कोई घर में जो कि 1 साल का है, तो यहाँ पे कहा जाएगा बच्चे को कौन पालेगा? मान लो इसका हस्बैंड भी मर चुका, घर में कोई नहीं है, तो राज्यपाल इसके ऊपर दया, अगर वो प्रार्थना पत्र ये लिख देती है, याचिका, तो 20 साल की सजा को कम कर सकता है, कहेगा ठीक है 10 साल में इसको छोड़ दो या 5 साल में, या बिल्कुल माफ भी कर सकता है। लेकिन अगर उसको मृत्युदंड मिल गया कि भाई इसको फांसी पे लटकाना है, फिर माफ नहीं कर सकता, फिर लेटर किसको लिखना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। तो सारी चीजें इसके हाथ में सिवाय मृत्युदंड के। अगला पॉइंट देखो, तो दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। स्थगित करना मतलब क्या हुआ? पोस्टपोन करना कुछ टाइम के लिए, माफ भी कर सकता है, बदल भी सकता है और क्षमा प्रदान कर सकता है। अब आ जाओ, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां। खुद की बुद्धि होती है राज्यपाल में या सारे काम सीएम पीएम की मर्जी से? इंसान है तो सारे काम इस बेचारे को करने पड़ते हैं सीएम पीएम के, लेकिन कुछ कंडीशन में संविधान ने कहा आपकी अपनी भी बुद्धि है, जैसा मन करे करना, लेकिन कंडीशंस बता दी, कह दिया स्वविवेक, अपने खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करो। अब जैसे तुम यहाँ बैठे हो, तुम सबसे ये एक्सपेक्टेड है कि तुम स्वविवेक से ही पढ़ो अपने आप, तुम्हारे ऊपर कोई डंडा लेके नहीं खड़ा हो सकता कि मुझे पढ़ना है, ये तो अपना विवेक है, 5 साल बाद मेरा जीवन कैसा होगा ये एक्सपेक्टेड होता है हर पढ़े लिखे से, इससे भी है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या बताई, कब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना? पहला पॉइंट, अगर राज्य में इलेक्शन हो और 2 पार्टी मान लीजिए ए और जेड, टोटल सीट्स मान लेते हैं 100, अगर किसी को जीतना है तो कितनी सीट मिलनी चाहिए? 51, 50% प्लस एक का ही तो आंकड़ा है। मान लीजिए इनमें से एक को 40 मिल गई, एक को 38 और जो बच गई वो अदर्स को चली गई, तो इनमें से किसकी सरकार बने? ए की बने या जेड की बने? या बन ही नहीं सकती, लेकिन बनानी तो है सरकार। अब ये राज्यपाल को कह दिया आपका स्वविवेक है, आप किसको इनवाइट करो, कहीं नहीं लिखा कि 40 वाले को इनवाइट कर, वो चाहे तो 38 वाले को कह दे कि देखो भाई तुम दोनों कम पे हो, जितने बच गए, अब इसमें से कितने बच गए हैं? 21 बच गए होंगे ना, 22 बच गए, चलो 22। अब ये 22 भी तो लालच देखते होंगे, इन 22 को पता है हमें कोई नहीं पूछने वाला, इन केस ये कहे कि मैं पकड़ लेता हूँ इन 22 को अपने साथ, थोड़े बहुत पदवत देके मेरे साथ आ जाएंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो देखो ये पूरे हो गए ना जितने चाहिए थे, कितने हो गए ये? 60, यानी 38 वाला इन 22 को साथ लेके राज्यपाल को कहेगा सर मैं बना लेता हूँ सरकार, तो क्या ये 40 वाला मना कर देगा? नहीं। क्यों नहीं मना कर पाएगा? ये अल्पमत में है, इसके पास कम सीटें हैं। अगर इसको देखें, अगर इसके पास 52 होती तो क्या राज्यपाल इसको इन्वाइट कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि इसका हक हो जाता। लेकिन जब दोनों ही अल्पमत में हो तो ना तू बोल सकता और ना तू, वो किसी को भी बुला ले। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हरियाणा में ऐसा हुआ था एक बार कि 2 पार्टी थी बड़ी, एक इनेलो वाली और एक और अपोजिशन में कोई सी, दोनों कांग्रेस थी शायद, दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल ने अब ये था कि भाई कौन जीतेगा कौन, तो दोनों अल्पमत में हैं, जो अल्पमत में भी आगे थी ना उसको नहीं बुलाया राज्यपाल ने, दूसरी पार्टी को बुला लिया। तो जो अल्पमत का आदमी था ना हेड, वो राज्यपाल के दफ्तर में गया, राज्यपाल को चांटा जड़ा इतने बड़े आदमी को, और बोला ऐसे कैसे बुला, मतलब उनके वर्कर्स साथ और मार पीट, और ये देखो राज्यपाल का दफ्तर बहुत बड़ी जगह होती है, राज्यपाल तीसरा बड़ा आदमी है आपके देश में, कोई छोटी हस्ती नहीं है। उसने क्या गलती कर दी थी, और गलती भी नहीं थी ये तो उसका स्वविवेक था, लेकिन स्वविवेक को वाले आदमी को पीटना इसलिए आसान था क्योंकि उस आदमी की आपके राज्य में कोई पैठ नहीं थी। राज्यपाल राज्य का आदमी तो बनता ही नहीं, राज्यपाल बाहर का आदमी होता है, उसके कोई कार्यकर्ता नहीं होते, एक भी राज्यपाल के कार्यकर्ता आपको उसके पीछे नहीं चलते दिखेंगे क्योंकि वो आदमी है ही बाहर का। आज अगर देखें हरियाणा में जो आदमी राज्यपाल है वो तेलंगाना का है, वो कहां से वर्कर लाएगा, वो उसके पीछे चलने वाला कोई नहीं, लेकिन सीएम यहीं का है, किसी को भी उठा के पढ़ लो, यूपी है, बिहार है। इसीलिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा अकलमंदी और समझदारी से काम लेना होता है। तो जिसको आप इन्वाइट करें, कौन सी शक्ति का यूज कर लेना? स्वविवेक। कई बार स्वविवेक भारी भी पड़ जाता है और कई लोगों को पीट भी रखा है इस तरह से, जो ये पार्टीज होती हैं जिनमें वही जहां ये गुंडा राज टाइप चल जाता है वहां तो बहुत बार ऐसा करते हैं। एक स्वविवेक। दूसरा, अगर आपके यहाँ पीएम की डेथ, ये सीएम की डेथ हो गई, पार्टी में से जो सबसे बड़ा आदमी था उसकी डेथ हो गई, तो अगला सीएम कौन बनेगा? अगर मान लीजिए सब बराबरी के हैं तो डिसीजन लेगा फिर राज्यपाल, इसकी स्वविवेक की शक्ति चलेगी। अगर आपके सीएम और उसकी सरकार के खिलाफ सारे जितने लोग मंत्री थे इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया कि भैया ये तो घटिया लोग हैं, इन्होंने गड़बड़ की है और इनको हटवाना है हमें, अविश्वास प्रस्ताव, तो सीएम कहेगा ऐसे कैसे विश्वास ले आए, वो तो सोचेगा ना बैठा रहूं। उस कंडीशन में राज्यपाल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा कि मुझे इस पर डिस्कस कराना है कि नहीं कराना, यानी कुछ कंडीशन में जाके राज्यपाल इंपॉर्टेंट आदमी नजर आता है। वैसे तो हमेशा किसकी मानता है ये? सीएम। लेकिन अगर सीएम पे ब्लेम है तो सीएम की क्यों सुनेगा? अगर सीएम को बहुमत नहीं मिला जो सीएम का कैंडिडेट है तो क्यों सुनेगा उसकी? अगर वो मर गया तो अगला कौन बनेगा? कोई तगड़ा लीडर नहीं है तो ये नहीं सुनेगा किसी की। इन कंडीशंस में कौन सी पावर है इसके पास? स्वविवेक। देखो जरा स्वविवेक कहां कहां इस्तेमाल करता है। पहला पॉइंट देखो, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को 2 प्रकार की स्वविवेक की शक्तियां हैं। पहला टिक करना, संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान ने दे रखी हैं, और दूसरी है परिस्थिति जन्य, जो कंडीशंस अपने आप पैदा हो जाती है। क्या करें, अब कोई मर गया सीएम तो कंडीशन पैदा हो गई ना, इसको देखना पड़ेगा। नीचे पहला पॉइंट टिक करो, स्वविवेक की शक्तियां। अनुच्छेद 371, 370 किसका था? इसको थोड़ा सा सुनना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसने ये देखा कि कई स्टेट्स में सारे नियम एक जैसे नहीं हो सकते, तो इसने कहा कुछ स्टेट्स हैं, जैसे एक तो 370 में कौन सी स्टेट थी ये? जम्मू कश्मीर। कैसा दर्जा दिया? विशेष, स्पेशल स्टेट है आप, विशेष राज्य, अपनी मर्जी चलाओ। ये तो खैर खास अलग ही बात हो गई। इससे अगला आर्टिकल था 371, इसमें कुछ राज्यों के राज्यपालों को, गवर्नर्स को पावर देनी पड़ी क्योंकि वहाँ कंडीशन सबकी एक जैसी नहीं थी। जैसे आपका महाराष्ट्र के पास जो सौराष्ट्र का इलाका है ना, या गुजरात के पास कच्छ का इलाका है, इन एरियाज के राज्यपालों को, या नॉर्थ ईस्ट में असम नागालैंड साइड की बेल्ट, यहाँ के राज्यपालों को कहा हम आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा परमिशन देते हैं क्योंकि आपके यहाँ कई बार क्विक डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। तो ये 370 तो स्पेशल केस था। 371 में आपके इंडिया के कुछ राज्यों के कुछ एरियाज में स्पेशल पावर्स दे दी गई राज्यपाल को। वो स्पेशल स्टेट नहीं है, उनके पूरे स्टेट के कुछ हिस्सों में स्पेशल पावर है। तो वही पॉइंट है अगला।
अनुच्छेद 371 टिक करना, कुछ प्रदेश असम, नागालैंड, सिक्किम के राज्यपालों को अपने राज्य की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वविवेकीय अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। ये सबको मिले हैं या किन्हीं खास राज्यों को? उन राज्यों में या तो पंगेबाजी ज्यादा होती है या वहां की मिट्टी इस तरह की है कि लोग इधर उधर ज्यादा आते जाते नियम बनाने पड़ते हैं। अगला पॉइंट टिक करो, अनुच्छेद 200, ये सबको पता ही है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति स्वविवेक के अधीन है। क्या कहेगा? साइन नहीं करता, किससे पूछूंगा? राष्ट्रपति, इसकी मर्जी। अगले पेज पे आ जाओ, परिस्थिति जन्य। भाई परिस्थिति पैदा हो, किसी को बहुमत ना मिले, कोई मर जाए, तो ये सब डिसीजन है। देखो इसमें पहला पॉइंट, जब किसी एक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, यानी इसको क्लियर मेजोरिटी ना हो। स्पष्ट बहुमत कितना परसेंट होता है? 50% प्लस 1, 51% नहीं होता, लिखो यहाँ 50% प्लस 1। एक भी सीट फालतू है ना आधी से, तो आपकी सरकार बनेगी। नेक्स्ट करना, संयुक्त सरकार का गठन हो और आपसी फूट पड़ जाए तो फिर इसके डिसीजन चलेंगे। तीसरा पॉइंट, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या उसकी आशंका हो। अगर पूरा संवैधानिक स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो फिर तो रिपोर्ट चली जाएगी किसके पास? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कहेगा? क्या लगा दो? राष्ट्रपति शासन। नाम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन करने आता है क्या? कौन काम करता है? राज्यपाल। सारी पावर ये यूज करता है 356 में, लिख लो यहाँ आर्टिकल 356, जहाँ लिखा है ना संवैधानिक तंत्र विफल, यहीं लिख लो अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356, तब सारी पावर इसकी बन जाती है। सीएम बेकार माना जाता है उस टाइम पर। नेक्स्ट करना, मंत्रिमंडल में विधानसभा के अविश्वास की स्थिति, ये थोड़ा उल्टा छाप दिया, इसको कर लो विधानसभा में मंत्रिमंडल के अविश्वास, उल्टा लिखा गया, विधानसभा में मंत्रिमंडल के अविश्वास की स्थिति। आगे पढ़ना, दलीय विद्रोह के कारण, अंडरलाइन करो, मंत्रिमंडल अल्पमत में आ गया, विपक्षी दल सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दे। ऐसा बहुत बार होता है जब अल्पमत में आ जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का नाम सुना है? किस पार्टी में चले गए थे कांग्रेस छोड़ के? जनता पार्टी। इस जनता पार्टी में फूट पड़ गई थी। एक तो मोरारजी देसाई थे बहुत बड़े आदमी जो 81 ईयर्स में पीएम बने, और एक थे चौधरी चरण सिंह जी। चरण सिंह जी को अल्पमत में सरकार आने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था और 80 में जल्दी ही इलेक्शन दोबारा हुए थे। अगर इनकी सरकार अल्पमत में ना आती तो क्यों इलेक्शन दोबारा होते? तो वही बता रहे हैं ये, अल्पमत में सरकार आ जाए तो भी फिर हटती है सरकार। ठीक है, नेक्स्ट करना, दल बदल के कारण सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए, मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे, जबकि ये संदेह उत्पन्न हो जाए कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। मान लो मुख्यमंत्री कहता है, मुख्यमंत्री का ब्लेम लग गया, मान लो आज की कंडीशन देखें, कोई हरियाणा में कहे ये सीएम गड़बड़ कर रहा है, डिप्टी सीएम, इन पे ब्लेम लग जाए और सारे लोग जो इनके ये जेजेपी का हाथ पकड़े हुए हैं ना, रातों रात कुछ ऐसा हो जेजेपी इनसे अलग हो जाए, होगी तो नहीं, हम सोच लें। उस कंडीशन में कांग्रेस जेजेपी का हाथ पकड़ ले, कांग्रेस 32 सीट पर है, 10 इनके पास, कितनी हो गई है? 42। अगर इंडिपेंडेंट वाले 6 भी ये पकड़ लें तो ये बहुमत में आ गए, फिर ये कहेंगे सरकार के खिलाफ अविश्वास है हमें, ये सरकार ठीक नहीं है। सरकार कितनी लेके बैठी है? 40 सीट है ना अपनी, बाकी तो दुनियादारी से ले रखी है। ये 40 पे अविश्वास आते ही सीएम कहेगा ओहो मैं खतरे में आ गया। ये राज्यपाल को कहे आप तुरंत से विधानसभा भंग करो, तो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। जब तुम्हारी सरकार ही अल्पमत में, तुम्हारी मैं क्यों सुनूं? यहाँ मेरी कौन सी शक्ति चल जाएंगी? स्वविवेक। अगर तुम बहुमत में हो मैं तुम्हारे सामने 1000 बार झुकूं, लेकिन अगर तुम अल्पमत में हो तो तुम कौन हो मुझे सलाह देने वाले? फिर मेरी स्वविवेक की शक्ति चलेगी। ये टिक कर लो कि सरकार के अस्तित्व को खतरा हो, मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे, जबकि ये संदेह पैदा हो जाए कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। तो सुनेगा ये मुख्यमंत्री की? ये कब सुनेगा मुख्यमंत्री की? बहुमत में है। आज बंडारू दत्तात्रेय को सारी सुननी पड़ेगी क्योंकि वो 50 सीट लेके बैठे हैं, लेकिन अगर रातों रात वो 10 सीट वाले निकल गए ना, फिर बंडारू नहीं सुनेंगे। फिर बंडारू कहेंगे तुम्हारी तो अल्पमत की सरकार है, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, मैं स्वविवेक से किसी को इन्वाइट करूंगा। नेक्स्ट करना, इन शक्तियों का उपयोग करते समय मंत्री परिषद की सहायता या परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। हर चीज में सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन जब अल्पमत में हो सरकार, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या सीएम मर गया हो तो इनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नीचे आ जाओ, राज्यपाल की स्थिति और भूमिका। पहला, कार्यपालिका के संविधानिक अध्यक्ष के रूप में सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं? देश के काम है तो राष्ट्रपति और राज्य के काम है तो राज्यपाल। असलियत में काम करने में कौन खड़ा होता है? पीएम। और राज्य में कौन होता है? सीएम। लेकिन इनके नाम के साइन नहीं होते। साइन किसके हुए हैं? राष्ट्रपति के और राज्यपाल के। तो कार्यपालिका का दिखावटी सारा काम इसके नाम से है। ये फटाफट टिक करना, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरमैन है, ये हेड है पूरे राज्य का। संसदीय शासन होने के कारण राज्यपाल कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष है। असली हेड है या दिखावटी हेड है? दिखावटी। अगले पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना, राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वो स्वविवेक से काम करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने सब कामों को करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किन चीजों में इसकी मर्जी चलेगी? कौन सी शक्तियां पड़ी अभी? स्वविवेक। कैसी कैसी हैं वो? या तो संविधान ने दे रखी हैं या परिस्थिति पैदा हो गई तो इसकी मर्जी, वरना सब में पूछेगा। किससे पूछेगा हर बात को? मंत्री परिषद। किन चीजों में नहीं पूछेगा? अगर सरकार किस में आ गई? अल्पमत में, फिर मैं क्यों सुनूं? ये खुद ही अल्पमत की सरकार है। नेक्स्ट टिक करना, इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि, अंडरलाइन कर लो, स्वविवेकी शक्तियों के अलावा राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में है, जिसे प्रशासनिक कार्य मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार करने होते हैं। यानी इस बेचारे के सारे काम किसकी मर्जी से किए जाते हैं? हाँ, ये कब आजाद फील करता होगा? जब राज्य में क्या लगता होगा? राष्ट्रपति शासन। नाम राष्ट्रपति का, काम कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि राज्यपाल कुछ ही दिन तक ऐसा चला सकता है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने। फिर नए इलेक्शन होंगे और नया सीएम बनेगा। तो राज्यपाल की इज्जत इस बात में है कि उसके राज्यपाल के पद पे बैठे हुए सारा राज्य ढंग से चलता रहे। अगर राज्य में गड़बड़ हुई तो ये राज्यपाल की भी कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है कि आपके एरिया में देखो कैसे 356 बार लगाना पड़ता है। अगले पेज पर आओ, ये 5वां 6वां काम के पॉइंट्स हैं, पढ़ लेते हैं। पेज 189 पर, ये नीचे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सब समझने के थे, ऊपर बता दिए। पेज 189 का पहला पॉइंट देखना, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना। क्या ऐसा कर सकता है?
एक बार में स्वीकृति के लिए बाध्य है, मना कर सकता है एक बार में। दूसरी बार आएगा तो कागज कौन से पर एक बार में ही साइन करने पड़ते हैं? अगला पॉइंट देखो, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, कौन सा आर्टिकल है ये? 200 लिख लो यहाँ, अनुच्छेद 200 आरक्षित कर लेता है ये, फिर ये बच जाता है। नेक्स्ट करना, किसी अध्यादेश को जारी करने से पहले राष्ट्रपति से अनुदेश मांगना। अगला, राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक संकट की सूचना देगा, रिपोर्ट बनाता है ना 15 दिन में, राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श देना। कितने दिन की रिपोर्ट होती है ये? 15 दिन की। कहाँ जाती है? गृह मंत्री। 2 रिपोर्ट गड़बड़ आती है, क्या हो जाता है? 356, राज्य की विधानसभा भंग और वहां राष्ट्रपति शासन। अगला पॉइंट देखो, जब विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो इसकी कौन सी शक्ति काम आती है? स्वविवेक, जिसको मन करे उसको बुला लेंगे। नेक्स्ट भी टिक करना, दल बदल के कारण सरकार के स्थायित्व को खतरा हो। उपराज्यपाल देखो कहाँ कहाँ है? दिल्ली और पौंडीचेरी मेन, अंडमान निकोबार उतना मेन नहीं है। प्रशासक है दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का नोट काट दो, पुरानी बात है, अब ये नहीं चलेगी। अगला है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। क्या लगता है तुम्हें ये असली में कौन है? ये राज्यपाल किसका एजेंट है? ये इसको क्या पीएम ने भेज रखा है? किसके नाम से भेज रखा है? राष्ट्रपति। ध्यान से बोर्ड पे समझो, बस लास्ट टॉपिक आ गया। असलियत में राज्यपाल सीएम के ऊपर नजर रखता है। अगर वहां सरकार ऑपोजिशन की हो तो राज्यपाल को किसकी मर्जी से बनाया गया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका मुखिया कौन है? तो पीएम का खास आदमी ही राज्यपाल बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको भेजा किसने था? राष्ट्रपति। ये माना जाता है कि वो आदमी राज्यपाल जो बनेगा वो उस राज्य का बिल्कुल नहीं होगा जहां का उसको राज्यपाल बनना है, क्योंकि ये आदमी राष्ट्रपति का कह लो या केंद्र का कह लो एजेंट है, और एजेंट हमेशा अपने मालिक की बात करेगा, मालिक को हर बात बताएगा। तो ये किसका एजेंट है? केंद्र का। बैठा कहाँ है? ये आके राज्य में। राज्य में असली में काम कौन करता है? सीएम। अगर ऑपोजिशन की सरकार हो तो सीएम की छोटी से छोटी बात की वहां बता देगा ये ऐसा कर रहा है, ऐसा गड़बड़ हो रही है। अगर उसी पार्टी की सरकार है तो कुछ दिन तक अवॉइड भी करेगा, भाई तू भी बीजेपी का, मैं भी बीजेपी का, तू भी कांग्रेस का, मैं भी कांग्रेस का। लेकिन अगर उल्टा हो तो फिर ये एक एक रिपोर्ट की भनक देता है। मैंने आपको पुदुचेरी का एग्जांपल दिया था, इसी साल की घटना है। वहां पे क्या किया गया? विधानसभा को भंग। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। इस दौर में कभी भी आप देखना बीजेपी की सरकार भंग नहीं होगी। जब पहले कांग्रेस का राज था तो जहां कांग्रेस के अलावा सरकारें थी वहां भंग होती थी, कांग्रेस की सरकार कभी भंग नहीं हुई। तो ये सीधी सी बात है कि ये आदमी नजर रखता है और सारी खबर किसको देता रहता है? राष्ट्रपति। तो किसका एजेंट है ये? केंद्र का, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। चलो लास्ट है ये, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। पहला पॉइंट टिक करो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में केंद्र का एजेंट कहा जाता है। अभिकर्ता मतलब एजेंट। नेक्स्ट भी टिक करना, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल को राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के निर्देश के अधीन विभिन्न काम करने पड़ते हैं। ये राष्ट्रपति की मर्जी से करता है सब कुछ, और राष्ट्रपति की असली मर्जी किसकी मर्जी है? पीएम की या सीओएम की। अगला पॉइंट टिक करना, यदि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशन के विरुद्ध काम करने की सलाह दे तो किसी सलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति का आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी राज्यपाल किसका नमक खाता है? एक तरह से राष्ट्रपति का। तो किसके साथ वफादारी निभाएगा? राष्ट्रपति। उसको बताएगा सारी बातें। नेक्स्ट पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना, राज्यपाल, अच्छा पढ़ पूरा लो, यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य ना करे, यानी सरकार उल्टे काम करे, सरकार केंद्र से, तो राज्यपाल, इसको टिक करना, इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट घोषित करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। कब करेगा राज्यपाल ऐसा? अगर राज्य की सरकार क्या कर रही है? उल्टा काम कर रही है, किसके मुकाबले? केंद्र। तो ये रिपोर्ट बना देगा, और कितनी रिपोर्ट बना देगा? 2। और क्या कहेगा? यहाँ काम ठीक नहीं चल रहा, क्या लगा दो यहाँ? राष्ट्रपति शासन। अगला पॉइंट करना, राष्ट्रपति शासन की अवधि में केंद्र के एजेंट के रूप में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तो एक तरह से केंद्र को ही ध्यान में रख के सारे काम करता है ये। नेक्स्ट, राज्यपाल केंद्र राज्य संबंधों में संपर्क कड़ी का काम करता है। एक आयोग आया था, कल बताया था, सरकारी आयोग, याद है ये? क्या नाम था उस आदमी का? रणजीत सिंह सरकारिया। किस पीएम के टाइम की घटना है ये? 83 में आया था। कौन थी पीएम? इंदिरा गांधी। क्या कहा था इस आदमी ने? राज्य के और केंद्र के संबंध कैसे हो। बस 2-3 पॉइंट काम के, लास्ट पे पहुंच गया, इसको पूरा करके फटाफट कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट टिक करना, पहली लाइन पीछे, सरकारी आयोग 1983, यहां पूरा नाम लिख लो, रणजीत सिंह सरकारिया। जस्टिस से या रिटायर्ड? केंद्र राज्य संबंधों पर है, ये भी लिख लो, केंद्र राज्य संबंध। बाद में ये याद नहीं आएगा, पेपर में यही पूछते हैं, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य। पहला पॉइंट टिक करना, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के सीएम के परामर्श से हो। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, सेकंड लाइन, राज्यपाल के पद पर उसी व्यक्ति का चयन हो जो योग्य हो, निष्पक्ष हो, चरित्रवान हो। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां वो राज्यपाल बनाया जा रहा है, और यही कोशिश रखते हैं। चौथा, संघ में सत्तारूढ़ दल के किसी नेता को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जिस राज्य में विपक्ष अर्थात किसी अन्य दल की सरकार हो, लेकिन ऐसा तो करते हैं। कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्यपाल को, कौन बेवकूफ है जो बातों में लग गए हैं? अगला पॉइंट जल्दी से टिक कर लो, कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल या उपराष्ट्रपति पद के अलावा किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। जब एक राज्यपाल दूसरे राज्य में जाता है तो क्या दोबारा भी शपथ लेता है? कल बताई थी बात, दोबारा भी शपथ लेनी पड़ती है। अगले पेज पे आ जाओ, लास्ट हेडिंग है राज्यपाल के संदर्भ में पुंछी आयोग। डबल टिक कर लो, पुंछी आयोग। पूछ लेंगे किसके संबंध में आया था? राज्यपाल। जैसे सरकारी आयोग किसके संबंध में आया? केंद्र और राज्य के संबंध। ऐसे पुंछी आयोग किसकी बात बताएगा? सिर्फ राज्यपाल की। पहले पॉइंट की दूसरी लाइन पीछे टिक करना, राज्यपाल के रूप में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जिसका स्थानीय दलों से कोई
कोई संबंध ना हो, इसलिए बाहर का आदमी बुलाते हैं। अगले पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना, राज्यपालों को राजनीतिक फुटबॉल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए कि बीजेपी की सरकार तो उठा के वहां पटका, कांग्रेस की तो वहां पटका, ऐसे नहीं करना। तीसरा पॉइंट, आयोग ने राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष निर्धारित कर दो। क्या अभी निर्धारित है या प्रसाद पर्यंत है? किसके प्रसाद पर्यंत? यहां लिख लो, लिखो वर्तमान में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। उन्होंने कहा 5 साल कंफर्म कर दो ताकि कोई हटा ही ना पाए। अभी या वर्तमान में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो कोई तो 17 साल काट गया, कोई 11, कोई 16 और कोई 2 साल में चलता फिरता नजर आया। नेक्स्ट पॉइंट करना, आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की अनुशंसा की। क्या राज्यपाल महाभियोग से हटता है? नहीं, राज्यपाल को कौन हटाता है? राष्ट्रपति। असली में राष्ट्रपति को कौन कहता है? पीएम। पीएम हटवा देता है जिस पार्टी का ना हो वो। इसके बाद नीचे देखो, अनुच्छेद में पहला टिक कर लो, 153 में राज्यों के राज्यपाल हैं। बिल्कुल लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक पे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, अगली हेडिंग है ना पहला, 153 टिक कर लो, 154 टिक कर लो, कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, लिख लो ब्रैकेट में, 155 के पास राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद 156 है राज्यपाल का कार्यकाल। कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या निर्धारित नहीं है? किसकी इच्छा पर है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 200 पर आना, नीचे बिल्कुल नीचे 200, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति। राज्यपाल क्या कर सकता है? विचार के लिए सुरक्षित। इसका ही पॉइंट था 201 जो लिखा है ना, ये इसी के साथ ऐड कर दो, प्लस लगा लो इनके बीच में। अगले पेज पर आ जाओ, 213, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। अध्यादेश जारी करने की ऑर्डिनेंस की पावर, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस क्या थी? 123, और राज्यपाल की? ये कितने दिन चलेगा ऑर्डर? जब तक बैठक ना बैठे। अगर बैठक 4 महीने नहीं बैठी, 4 महीने चलेगा। 1 महीने नहीं बैठी, 1 महीने, फिर कितने दिन के अंदर? 42 दिन। लिख लो यहाँ 42 डेज या 6 वीक्स, 6 सप्ताह या 42 दिन। ये 42 दिन किस दिन से गिनोगे? जब बैठक बैठ जाए। अगर बैठक 6 महीने ना बैठे तो फिर चलती जाएगी। एग्जाम्पल देना, आरआरबी कब बने थे? पहले आरआरबी 2 अक्टूबर 1975। ऊपर लिख लो, ये लाइन लिखो, 2 अक्टूबर 1975, ब्रैकेट में लिखना राष्ट्रीय आपातकाल के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय। 2 अक्टूबर 1975 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद ने, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, और जो पहला आरआरबी बना था ना उसका नाम था प्रथम। ये लिख लो ब्रैकेट में, फर्स्ट आरआरबी प्रथम, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था। बनाने के लिए अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया था। कौन सा आर्टिकल रहा होगा? राष्ट्रपति ने किया तो 123, राज्यपाल करे तो 213। इसके बाद 217 लास्ट टिक कर लो, राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। ये किससे लेटर लेकर आते हैं? हाईकोर्ट के जजेस, राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किसके सामने लेते हैं? राज्यपाल। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।